देखिए, मुझे ये महसूस होता है कि कुछ आलमी ताकतों ने भारत के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई है इस्लाम हम्म, की। और उसके लिए ये मुझे नहीं लगता कि ये एब्रप्टली कुछ हुआ है। मुझे लगता है सब कुछ प्री प्लान्ड था और कहीं बाहर प्लान हुआ और यहाँ एग्जीक्यूट हुआ इस एक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के जरिए, और ये इन्होंने इसलिए एग्जीक्यूट कर लिया। फर्क यह है कि जिन लोगों ने इंसाफ मांगा कानपुर में, वो जेलों के पीछे हैं, उन पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, उनकी जायदादों की कुर्तियां और उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, जो इंसाफ मांग रहे थे। और जो हम्म, मुजरिम है, जो शाती में रसूल है, जो गुस्ताखे रसूल है, उसे आज पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। उसे हम्म। जेल भेजने की बजाय उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश विदेश में एक इशू है जिस पर लगातार बात हो रही है और इसमें भारत की किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। ऐसी बेइज्जती कि हमारे एम्बेसडर्स को मुख्तलिफ मुल्कों की फॉरेन मिनिस्ट्रीज में जा जा करके या तो माफी मांगनी पड़ रही है या उन्हीं की जैसी बातें करनी पड़ रही हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तौहीन की थी और उनके खानवादे की, उनके घर की, वो उनके इस एक्शन के खिलाफ कई मुस्लिम मुल्कों ने जो रिएक्शन दिया है वो हम अब तक आप तक पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, क्या ये वाकया तय करेगा कि बीजेपी आने वाले वक्त में किस तरह से चलेगी, या बीजेपी के जो जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट्स कहकर के बात खत्म की जाती है, क्या वो किसी तरह से दो कदम पीछे हटाएंगे या मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल नफरत बढ़ाने का काम करेंगे। वो आपको याद होगा, गोली मारो का एक नारा लगाया था एक मिनिस्टर ने। वहां से यहां तक कहां तक बात पहुंच गई है, पूरी दुनिया में कितनी बेइज्जती हो रही है। न सिर्फ बेइज्जती बल्कि हमारे यहाँ ऑलरेडी कारोबार नीचे गिरा हुआ है, बेरोजगारी है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तानी सामान मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में शॉपिंग मॉल से, दुकानों से हटाया जा रहा है। बाइकॉट की बात हो रही है। इसका कितना असर हमारी आपकी जेब पर, हमारे हालात पर होगा, वो आप जरूर देखेंगे, समझेंगे। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो उस डिबेट में मौजूद थे जिसमें ये नुपुर शर्मा मौजूद थी। और इस डिबेट में क्या कुछ हुआ था उसके बाद तस्लीम रहमानी ने 1 महीने के लिए किसी भी डिबेट ना जाने का ऐलान किया। वो सारे वाकयात हमारे सामने हैं। अब हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है, कैसे ये वाकया हुआ और क्या कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर उसी वक्त बीजेपी कोई एक्शन ले लेती, जिसके लिए बाकायदा तस्लीम रहमानी साहब ने लीगल नोटिस भी भेजा था बीजेपी के, तो उस वक्त शायद इज्जत बच जाती। अब मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से आवाज उठी, तो अब एक बयान आया है जिसपे शायद ही किसी को यकीन आ रहा हो। तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम मुल्कों से कैसा रिएक्शन आया है, बाकी मुल्कों से रिएक्शन क्यों नहीं आया, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर सभी मुस्लिम मुल्क, मुझे ये तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, इंसानियत बुनियाद होनी चाहिए, ना कि कोई मजहब बुनियाद हो जब हम एक दूसरे की हमदर्दी करें। लेकिन यहां मुझे बहुत ही तकलीफ से ये कहना पड़ रहा है कि क्या अगर सभी मुस्लिम मुल्क सही फैसले लें और अपने मजहब की और मुसलमानों की, बल्कि इंसानों की, अगर उन पर कहीं जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, तो क्या कोई जुल्म कर सकता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ये वाकया क्या कुछ हुआ था जो आप कुछ चश्मदीद गवाह थे, उस डिबेट में आप मौजूद थे। आप बताइए कि क्या कुछ था असल, और ये यहां तक पहुंचा। मुल्क की बेइज्जती दुनिया भर में हो रही है।
اب आपको कैसा महसूस हो रहा है? उस असल वाक़े के बारे में थोड़ी सी तफसील बता दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए 26 मई का वाकया था और ये जो बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, इसने 2 मर्तबा एक ही दिन में 2 मर्तबा ये अटेम्प्ट किया। एक शाम को 5 बजे न्यूज़ 24 पर उन्होंने ये अटेम्प्ट की, जिसमें उनकी आवाज़ को कम कर दिया गया, तो उसपे वो नाराज़ होके और डिबेट छोड़ के चली गई। दूसरी मर्तबा रात में 9 बजे जो टाइम्स नाउ इंग्लिश चैनल है, उसमें जो यूजुअली जो डिबेट होती हैं, ज्ञानवापी पर उस दिन कुछ एक नई एफआईआर दर्ज की थी, जो मंदिर पक्ष के लोग हैं उन लोगों ने, तो उस पर डिबेट चल रही थी और उसमें कांग्रेस का तर्जुमान और खुद विष्णु हरि जैन जो वहां के वकील हैं और एमआईएम के एक तर्जुमान और बीजेपी की ये तर्जुमान और मैं हम लोग नाविका कुमार उसको कंडक्ट कर रही थी। तो नॉर्मल चलती रही आधे घंटे डिबेट, 40 मिनट की डिबेट थी। आधे घंटे तक वो जिस तरीके से नॉर्मली बातचीत होती है और आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट वो चलता रहा। आखिर के जो 10 मिनट बचे थे उस सेगमेंट में इन्होंने अचानक जो है इनका आउटब्रस्ट शुरू हो जाता है विदाउट एनी प्रोवोकेशन। कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे वो ये बोल रहे थे कि हम तो उसको फाउंटेन मानते हैं। मैंने अपनी बात जब शुरू की तो मैंने कहा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज बोलूंगा। कोर्ट ने कहा है कि वो एक कोई चीज है जो बरामद हुई है, लाइक शिवलिंग, मैं उसको वैसे ही बोलूंगा। लेकिन कांग्रेस के तर्जुमान ने उसको कहा कि नहीं, ये वो फाउंटेन है, तो वो उस वक्त नहीं बोली। उसके बाद जब मेरा दोबारा नंबर आया और मैंने कहा कि भाई ये सेंसेशनलाइज ना कीजिए, आप वो रोजाना एक नई एफआईआर लेके आते हैं, तो ये एकदम से भड़क गई। अब ये तो मौजू नहीं था, लेकिन उन्होंने अचानक कहा कि ओए तुम अपने वो उड़ने वाले घोड़े पे उड़ो, फुर हो जाओ और ये कर दो। और फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लेके और जो इल्जामात लगाए हैं, जिसे वो खुद भी नहीं समझती, मुझे नहीं पता वो समझती है नहीं समझती, लेकिन उन्होंने बहुत ही 30 सेकंड तक बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसे यकीनन दुनिया में कोई भी मुसलमान तो उसको बर्दाश्त करेगा ही नहीं। इंसाफ के उसूलों में जो लोग यकीन रखते हैं गैर मुस्लिम, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उसने बोला। तो ये 100 हिंदुस्तानी मुसलमानों का तनहा मामला तो है नहीं, 180 करोड़ मुसलमान दुनिया भर में रहते हैं 200 मुल्कों में, और कोई मुल्क नहीं है जहां कम या ज्यादा तादाद में मुसलमान ना हो। खित्ता अर्ज पे अब कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मुसलमान ना पाए जाते हों, और उन सबकी दिल आजारी हुई। तो इतनी बड़ी बात कि उसको फौरन ही 5 मिनट और बाकी थे डिबेट में, लेकिन बहुत चालाकी के साथ नाविका कुमार ने उसको कंक्लूडिंग रिमार्क दिए और डिबेट को बंद कर दिया। तो और ये अगले दिन वो डिबेट हटा भी दी उन्होंने वहां से। और उस डिबेट के बाद आपने फैसला लिया था कि मैं अब 1 महीने तक किसी डिबेट में नहीं जाऊंगा। क्या ये यही वजह थी जिसके बाद ये फैसला किया? ओवरऑल जो मीडिया में डिबेट करने का तरीका और सलीका या हुनर या चालाकी, जो भी आप उसे कहें, क्या आप उससे आहत हैं, उससे तकलीफ में हैं, जिसकी वजह से आपने उस डिबेट में जाना बंद किया? आखिर क्या है, क्या मतलब ओवरऑल कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से आपने ना जाने का फैसला किया? देखिए, मैंने तो उस वक्त उनकी बात पूरी सुनी भी नहीं, और सुनने से पहले ही मैंने उसको रिएक्ट किया कि मैं ऐसी किस्म के गुस्ताख और बदजबान औरतों को ना सुनना चाहता हूं और ना उनके साथ अपना चेहरा दिखाना चाहता हूं, और मैंने डिबेट छोड़ दी थी। उसके बाद डिबेट ही खत्म हो गई, तो वह उसी वक्त छोड़ दिया था। उसके बाद एक ओवरऑल एक प्रॉब्लम यह है कि मुख्तलिफ चैनल्स, पर्टिकुलरली हिंदी के चैनल्स, अब मुसलमानों में से उन लोगों को पैनलिस्ट बना के बिठाते हैं जो दिन में कोई अपना मजदूरी का करते हैं या और दुकानें चलाते हैं और अपना नाम भी लिखना नहीं जानते ठीक से, और शाम को वो इस्लामिक स्कॉलर बना के बिठा दिए जाते हैं। तो ये पिछले 15 दिन से चल रहा था कि जो लोग अपना नाम भी लिखना नहीं जानते वो शाम को इस्लामिक स्कॉलर बना के चैनल्स पे बिठा दिए जाते हैं। मैं 15 दिन से कम इस पर एहतजाज कर रहा था कि भाई आप ये मत कीजिए। फिर मैंने ये भी कहा कि भाई आप कम से कम उस पैनल में मुझे मत बिठाइए जिसमें आप इन्हें बिठाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग फील होता है जब इस किस्म के लोग बैठते हैं और वो वही बातें करते हैं जो सूट करती हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, और
بغیر کسی معلومات کے، بغیر کسی انفارمیشن کے آپ صرف جذباتی باتیں اور لفاظی وہاں پہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک میٹر تھا۔ اس کے بعد مختلف جگہوں سے یہ دباؤ موجود ہے کہ مسلمان پینلسٹ وہاں نہ جائیں، تو میں نے تجربتاً کہ ٹھیک ہے اگر لوگوں کی یہ رائے ہے تو مجھے کچھ دن کے لیے رک جانا چاہیے اور دیکھتے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیے سارے کے سارے پینلسٹ ویسے کے ویسے ہی جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی رکا نہیں اور اسی قسم کے لوگ جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی ایک آدمی کے رکنے یا فرار ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہماری جو بھی آرگنائزیشن ہیں، دیکھیے طریقہ یہ ہے کہ میڈیا کے لوگ جو بھی پارٹیاں ہیں یا تنظیمیں ہیں ان کے میڈیا انچارج کو فون کر کے شیڈول دیتی ہیں کہ آج ہمارے یہ ڈیبیٹ ہے، اور پھر وہ میڈیا انچارج اپوائنٹ کرتا ہے اپنے اسپوکس پرسن کو، پارٹی کے اسپوکس پرسن کو یا تنظیم کے۔ تو آر ایس ایس تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ان کا بھی ایک پینل کی لسٹ ہے، وشو ہندو پریشد کے پاس بھی پینل کی لسٹ ہے، ہندو مہا سبھا کے پاس بھی پینل کی لسٹ ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو لسٹ ہے ہی پینلز کی۔ 10-10 15-15 لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ الگ الگ چینل پہ پارٹی ڈیسائیڈ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو ہماری جو تنظیمیں ہیں جیسی بھی ہیں، ہمیں ان سے اتفاق ہے یا اختلاف ہے جو بھی ہے، لیکن ان تنظیموں کو بھی اپنے یہاں پینلز بنانے چاہیے ترجمان کے، اور پھر اس صورت پہ یہ ہوگا کہ میڈیا کے لوگ جو میڈیا انچارج ہے جس تنظیم کا بھی، مثلا جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء ہے، مسلم پرسنل بورڈ ہے، اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے میڈیا انچارج بن جائیں تو میڈیا کے لوگ ان کو فون کر کے کہیں گے کہ آپ اپوائنٹ کیجئے اس ڈیبیٹ کے لیے، تو پھر وہ سدے ہوئے جانے پہچانے لوگ وہاں جائیں گے اور ٹھیک بات کریں گے۔ یا پھر ہم جیسے لوگ جو انڈیپینڈنٹ جا رہے ہیں پولیٹیکل اینالسٹ کی حیثیت سے ہم کو بھی آزادی ہوگی، لیکن اگر ہم یہ فرار اختیار کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے میں یہ کوئی بہتر طریقہ ہے کہ ہم ٹوٹلی بائک آؤٹ کر کے آئیں۔ مقابلے کا زمانہ ہے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بدتمیز اہم لوگ بات جب آئیں سامنے تو ان کو بائک آؤٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو بائک آؤٹ کیجیے جو یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ جیسے نپور کا بائک آؤٹ ہم نے کیا، اگلے دن کئی چینلز میں اس کا بائک آؤٹ ہو گیا، بی جے پی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن چینلز نے خود بائک آؤٹ کیا اس کا۔ ایک تو اور بھی ایسے اسپوکس پرسن تھے جن کا ہم نے بائک آؤٹ کروایا اور اب وہ میڈیا میں نہیں آتے۔ تو یہ بہرحال بہت ہی اہم آپ نے مشورہ دیا مسلم آرگنائزیشنز کو کہ وہ اپنے یہاں سے میڈیا میں بولنے کے لیے نمائندوں کے نام طے کر لیں تاکہ ان کی مرضی سے اس پینل سے لوگ جائیں۔ یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بتائی۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو بی جے پی کی طرف سے بلکہ بھارت سرکار کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے ان عرب اور مسلم ملکوں کی طرف سے ریئیکشن کے بعد، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم سارے مذہبوں کو عزت کرتے ہیں، بھارت ایسا ملک ہے جس میں مختلف مذہب پلے بڑھے ہیں، اور ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مذہب سے نفرت کریں۔ کیا یہ کہیں کوئی حقیقت کے کچھ نزدیک ہے یا یہ صرف وقتی لیپا پوتی ہے جس سے نکلنے کی کوئی کوشش ہے؟ کیا کچھ ہے اس میں؟ کتنا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا یا یہ صرف اسکیپ روٹ ہے؟ دیکھیے آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ جس رات یہ واقعہ ہوا اس کے اگلے دن سے سینکڑوں کمپلینٹ ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف ضلعوں میں لوگوں نے دی ہیں، اور ان کمپلینٹس میں سے صرف 4 سینکڑوں کی تعداد میں گئی ہیں، اس میں سے صرف 4 ایف آئی آر میں کنورٹ ہوئی ہیں، اور ایف آئی آر میں کنورٹ ہو جانے کے باوجود ان 4 میں سے کسی پہ کوئی ایکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے، جبکہ اس کے ریئیکشن میں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ بھئی اس کو گرفتار کیا جائے، یہ مطالبہ کیا، اب تو وہ مجرم ہے، اب تو اعتراف جرم اس نے بھی کیا ہے، اس کی پارٹی نے بھی کیا ہے، تو اقبال جرم کیا جا چکا ہے، اور معذرت کا بھی ایک جو ہلکی سی جواز کے ساتھ معذرت بھی کی گئی ہے جو بہت ہی زیادہ ناکافی ہے، تو اقبال جرم کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ تو اس سے سمجھیے کہ یہ بیان کی حقیقت کیا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا بھر ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی نے جاری کر دیا، اور اس پہ عملاً اگر کچھ صحیح ہوتا، اس کو صحیح وہ مانتے ہوتے تو نپور کو اب تک گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ فرق یہ ہے کہ جن لوگوں نے انصاف مانگا کانپور میں وہ جیلوں کے پیچھے ہیں، ان پر این ایس اے اور گینگسٹر ایکٹ لگایا گیا ہے، ان کی جائیدادوں کی قربیاں اور ان پہ بلڈوزر چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جو انصاف مانگ رہے تھے، اور جو مجرم ہے، جو شاتم رسول ہے، جو گستاخ رسول ہے، اسے آج پولیس نے سیکیورٹی پرووائڈ کر دی، اسے جیل بھیجنے کی بجائے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دی۔
تو دیکھیں پھر اس خط کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. یہ جو میڈیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے اور کچھ ڈپلومیٹس کو جو گورنمنٹ نے دیا ہے, تو پارٹی الگ چیز ہے, حکومت الگ چیز ہے. ایکشن پارٹی نے کیا کہ ایک کو سسپینڈ کیا, ایک کو برخاست کیا, وہ بھی یکساں نہیں ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی جو ایکشن اپنے دونوں لوگوں پر ہے وہ یکساں نہیں ہے. آپ نے جو چھوٹا لیڈر تھا اسٹیٹ کا اس کو برخاست کر دیا, جو نیشنل کی اسپوکس پرسن تھی اس کو آپ نے صرف سسپینڈ کیا ہے. نلمبن اور نشکاسن دونوں ہندی کے لفظ ہیں, ایک نشکاست ہے ایک نلمبت ہے. کیوں؟ ایک ہی جرم میں یہ دو چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دوسرا, اس اسپوکس پرسن نے جو یہ دعویٰ کیا ہے ایک انٹرویو میں کہ اس کو وزیر اعظم کی تائید حاصل ہے, وزیر داخلہ کی تائید حاصل ہے, جو مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر بی جے پی کے فرنانڈیز ہیں ان کی تائید حاصل, اس نے اعلان کیا ہے اوپنلی, اور نہ وزیر اعظم نے اس پہ کوئی ایکشن کیا. اگر وہ جھوٹ بول رہی ہیں تو وزیر اعظم کو ایکشن کرنا چاہیے, وزیر داخلہ کو ایکشن کرنا چاہیے, اس پر بھی ایک ایکشن ان کے خلاف بنتا ہے. لیکن پورے طور پر وزیر اعظم بھی خاموش ہیں اور وزیر داخلہ بھی خاموش ہیں. تو اگر انٹرنیشنل سرکلز میں اس بیان کو سچ مان لیا جائے تو اہانت رسول کی ذمہ داری سے خود وزیر اعظم وزیر داخلہ نہیں بچ سکیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے صورت میں اس کو جھوٹ سمجھتا ہوں, لیکن اگر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اس کی تردید نہیں کرتی اس بیان کی تو پھر تو اس کو سمجھا جائے گا. تو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو بات بھی جا رہی ہے صرف ایک پارٹی کے نظریے کی وجہ سے کہ حکومت ایک الگ چیز ہے, ملک ایک الگ چیز ہے. ہم ایز اے نیشن ایک کنٹری ہیں, ایک باعزت باوقار کنٹری ہے, دنیا کی بہت بڑی اکنامی ہے, بہت بڑی آبادی ہے, اور ہمارا ایک تاریخ ایک کلچر ہے جسے دنیا بہت عزت و احترام کی نظر سے. لیکن حکومت اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے, حکومت ایک نظریے کے ساتھ چلتی ہے. وہ حکومت غلط اقدامات بھی کر سکتی ہے, اور حکومت کے غلط اقدامات کی تردید اور اس پر احتجاج اور اس پہ تنقید کرنے کا حق ایک جمہوری ملک میں سب کو حاصل ہوتا ہے. یہ اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو اگر ہماری چنی ہوئی حکومت ہمارے ملک کے وقار اور اس کا احترام اور اس کے اہداف کے خلاف کچھ کر رہی ہے تو ملک کے تمام طبقات جو ملک سے محبت اور رکھتے ہیں اور ملک کے وقار پر عزت کرتے ہیں اس کی, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی تنقید کرے. لیکن حکومت اگر اس قسم کے بیانات جاری کرے گی جو نوپور کہہ رہی ہے تو پھر تو سوال پوری دنیا میں اٹھیں گے. اور ہم کو اس تکلیف کا اظہار کرنا چاہیے کہ جہاں ایک طرف ہمارے جان سے زیادہ عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے, وہیں دوسری طرف ہمارے ملک کے وقار پر بھی سمجھوتا کیا جا رہا ہے. یہ دو تکلیفیں ایک ساتھ ہیں جو اس ملک کے تمام انصاف پسند لوگ محسوس کرتے ہیں. اچھا, سرکار کے بیان میں بھی ایک طرف تو ان دونوں کے خلاف کارروائی کی, جو بھی کارروائی آپ نے بتائی, نلمبن اور نشکاسن, دوسری طرف یہ بھی بیان دیا گیا کہ ہم سبھی مذہبوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن شام ہوتے ہوتے فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے او آئی سی کے بیان کے خلاف بھی ایک بیان دے دیا, ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ یہ سب صحیح نہیں ہے اور بہت چھوٹی سوچ والا بیان ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہاف ہارٹڈ جسے کہتے ہیں کہ شاید جو کچھ بول رہے ہیں اس کے لیے ذہن تیار نہیں ہے. کیا کچھ ہے, کیوں آگے ابھی ایسا کچھ ہے کہ جو غیر ملکی دوست ہیں اور جو بہت ہی نزدیکی دوست ہیں ان کی طرف ان کی بھی خوشنودی حاصل رکھنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ وہ دوست جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں ملوث نظر آتے ہیں. کیا ہے, دیکھیے ایک بہت ووٹ اہم والا بات مسئلہ جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پچھلے 10 دن میں جو ریاکشن سامنے آیا ہے وہ ریاکشن بائی اینڈ لارج کا تمام ہی مسلم ممالک کا ہے, جس میں قطر نے, ایران نے اور کویت نے پہل کی اور بعد میں دوسرے ممالک اس میں شریک ہوئے. کچھ جگہوں پر اکنامک بائیکاٹ کی انڈیویجولز نے بھی اپنے سپر اسٹور سے سامان ہٹایا جو ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے, اور کچھ غیر مسلمین کو نوکریوں سے نکالا گیا, اور یہ اس پر ریاکشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ ریاکشن صرف مسلم ممالک سے آیا ہے, یہ تشویش کی بات ہے.
हम समझते हैं कि दुनिया में एहतराम मज़ाहिब का दावा करने वाले, हुकूक इंसानी का दावा करने वाले जितने भी आलमी इदारे हैं, उनको भी इस पर बोलना चाहिए था। लेकिन अभी 1 घंटा पहले सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का एक मामूली सा बयान यूएन सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया है कि हम एहतराम मज़ाहिब को प्रमोट और एनकरेज करते हैं। सिर्फ इतना सा एक जुमला आया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया, यूके की तरफ से कोई बयान नहीं आया, जर्मनी से, यूरोपियन यूनियन से, इन तरफ तमाम ममालिक से, चीन से, रशिया से कोई भी बयान नहीं आया। ये तशवीश की बात है और मुझ जैसे लोगों को ये सोचने में मजबूर करती है कि हम जो पहले सोचा करते थे कि जंग इस्लाम और गैर इस्लाम के माबैन हो रही है, तो क्या ये इस्लाम और गैर इस्लाम के माबैन कोई हदबंदी हो रही है? क्या दुनिया इस्लाम और गैर इस्लाम के खानों में बट रही है? अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है, तो फिर मैं समझता हूं कि तारीख अपने आप को दोहराने के मोड़ पे आके खड़ी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी भी इस मुस्लिम मुल्कों के भी जो रिएक्शन आए हैं, उसमें भी 2 किस्म के रिएक्शन नजर आए। आमतौर पर डिप्लोमेसी में एम्बेसडर को बुला करके प्रोटेस्ट करना एक बड़ा लेवल समझा जाता है। उसके अलावा स्टेटमेंट जारी कर देना अलग एक होता है। एक स्टेटमेंट में भी एक तरफ ये कहना, नाराजगी जाहिर करना, लेकिन साथ साथ इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ भी कर देना, ये और तीसरे लेवल का है। तो ये कैटेगराइजेशन अगर किया जाए तो आप किस तरह से देखते हैं मुस्लिम मुल्कों के रिएक्शन को भी? देखिए, मुझे ये महसूस होता है कि कुछ आलमी ताकतों ने भारत के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई है इस्लाम की, और उसके लिए ये मुझे नहीं लगता कि ये एब्रप्टली कुछ हुआ है। मुझे लगता है सब कुछ प्री प्लान था और कहीं बाहर प्लान हुआ और यहाँ एग्जीक्यूट हुआ इस एक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के जरिए। और ये इन्होंने इसलिए एग्जीक्यूट कर लिया कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो सरकार ने लफ्ज इस्तेमाल किया, फ्रिंज एलिमेंट्स, और वो फ्रिंज एलिमेंट रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन की सूरत में सामने आ रहे हैं। वो बहुत ही दिलचस्प है कि वो किस तरह से बड़े गुनाह को छोटा गुनाह बना करके पेश किया गया, विदेशों में हमारे एम्बेसडर्स के जरिए भी और हमारी सरकार के जरिए भी, और उस फ्रिंज एलिमेंट को अब सिक्योरिटी भी, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी भी दे दी, सिक्योरिटी दे दिया, आज ही दी है। और इस तरीके से ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, ये तो पिछले 1.5 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, धर्म संसद करके, सोशल मीडिया पे आके इस किस्म के एहानत आमेज जुमले और बयानात मुस्तकिल आते रहे हैं 1.5 साल से। तो भारत में इन रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नॉर्मलाइज कर दिया था एक तरीके से, और उसमें ये पहला वाकया था कि रूलिंग पार्टी की स्पोक्स पर्सन ने ओपन नेशनल नेटवर्क चैनल पे बैठकर ये बात की। ये सिर्फ इस लिहाज से पहला वाकया था, वरना ये फ्रिंज एलिमेंट ये हरकतें मुतअद्दिद बार इस मुल्क पे कर चुके हैं। तो ऐसे में जब बयानात आने शुरू हो रहे हैं और इसमें गैर मुल्की लोगों का भी ताउन मुझे जब महसूस हो रहा हो, तो वो तमाम ताकतें जो उन एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, जो एंटी इस्लामिक हैं और उनके जो इजरायली एजेंट्स हैं और जो इजराइल के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के इजराइल के साथ ताल्लुकात की नोयत कितनी करीब हो चुकी है, और इसी वजह से गल्फ के जो कुछ ममालिक हैं जो इजराइल के साथ कुर्बतें बढ़ा रहे हैं, उनसे भी हमारे मुल्क की कुर्बतें बढ़ी हैं। मसलन सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात 2014 से पहले बहुत अच्छे कभी नहीं रहे, बहुत खराब भी नहीं रहे, लेकिन नॉर्मल किस्म के थे। या यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, नॉर्मल थे। लेकिन जब से वो इजराइल के करीब गए और हमारी हुकूमत ओपनली इजराइल के करीब आने का उसने ऐलान किया, तब से ये ताल्लुकात में गर्मजोशी आई। तो ये एक अलग ग्रुप बन गया। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप सरकारी सतह पर एहतजाज तो दर्ज कर रहा है, लेकिन बीजेपी के या हुकूमत के इस मुख्तसर से इक़दाम की तारीफ भी कर रहा है, जिसे इस मुल्क के लोगों ने अभी तक इक़दाम तसव्वुर नहीं किया है। हम लोगों ने नहीं माना है कि कोई इक़दाम है। हम तो कह रहे हैं कि FIR हुई है तो अरेस्ट कीजिए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दीजिए, ये हमारा मुतालबा है। और जब तक वो नहीं होता, हम उससे मुतमईन नहीं होंगे जो कार्रवाई अब तक की गई है।
लेकिन इन ममालिक ने इसको अप्रिशिएट कर दिया। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है, लाइक कतर या कुवैत या फिर ईरान या इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का तो कल ही आया, या मालदीव का भी कल ही आया, उन्होंने जो एहतजाज किया, ये जो नॉन इजरायली लॉबी है इसने इसका एहतजाज ज्यादा सख्त किया और बाकी लोगों ने रिवायती किया। ये एक फर्क है, लेकिन इस सब के बावजूद ये एक मुसल्लिमा हकीकत बन के सामने आई है कि आलम इस्लाम में 180 करोड़ जो मुसलमान हैं वो एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी कबूल करने पे आमादा नहीं है। चाहे आलमी हालात और आलमी सियासत और आलमी इक्तिसाद किसी भी दर्जे पर जाके खड़ा हो, लेकिन आलम इस्लाम उसको मोहब्बत हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली नहीं हुआ है। आज 21वीं सदी में एक बार फिर इसका ऐलान हुआ है, उसका इयादा हुआ है और दुनिया ने देखा है कि अहले इस्लाम इसे कभी कबूल नहीं करें। तो यानी यानी आप देख रहे हैं कि जो इजराइल जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में नफरत और हत्या के वायलेंस को भी प्रमोट करता है, वो भी कहीं नुपुर शर्मा वाले इस एपिसोड में कहीं ना कहीं शामिल है। जैसा कि आपने इशारा दिया कि कहीं और प्लान हुआ और यहाँ उसको एग्जीक्यूट किया गया और ये देखने की कोशिश की गई कि क्या जैसे रद्द-ए-अमल क्या होगा, रद्द-ए-अमल क्या होगा वाटर टेस्ट करने के लिए। तो अब देखिए सोशल मीडिया दुनिया भर में पहुंचता है, मुख्तलिफ मुल्कों में जो भारतीय हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो सब भी देखते हैं और हुकूमतें भी देखती हैं कुछ ना कुछ। आप दुनिया भर में फैले हुए जो अमन पसंद लोग हैं या अमन पसंद सरकारें हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो देखिए चाहे न्यूजीलैंड हो या नॉर्वे हो या पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन के 26 ममालिक जो अपने आप को अमन पसंद, जमहूरियत पसंद, इंसानियत नवाज, एहतराम मज़ाहिब के अलमबरदार, ये सबको खड़ा होना चाहिए। अगर हम दो खानों में दुनिया को तकसीम कर रहे हैं तो हम दुनिया को बदअमनी और दहशत की तरफ लेके जा रहे हैं अपने इस इक़दाम से। इसलिए जो दावेदार रहे हैं और अलमबरदार रहे हैं इन तमाम इंसाफ और अमन की तहरीकात के, उनको तो सबसे पहले आके खड़ा होना चाहिए था, बजाय इसके कि मुस्लिम ममालिक इसमें बोलते। अगर यूएस ने बोला होता, अगर चाइना ने बोला होता, अगर रशिया ने बोला होता, जर्मनी, फ्रांस ने बोला होता, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होता। लेकिन अगर मजहबी बुनियादों पर हम चीजों को लेंगे और तय करेंगे तो यकीनन दुनिया का मुस्तकबिल, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की हरकतों से मुस्तकबिल में किसी खैर की उम्मीद की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आपने उस असल वाकया जहां से ये कहानी शुरू हुई उसके बारे में भी बताया। बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो रिएक्शन आया वो कितना अधूरा है और कितना हाफ हार्टेड है, वो भी आपके इस बातचीत में सामने आया। इसके अलावा ये भी आपने कहा कि मुसलमान और गैर मुसलमान की बुनियाद पर अगर दुनिया तकसीम हो रही है तो ये बहुत ही बुरी बात है। इंसानियत की बुनियाद पर चीजें होनी चाहिए और अगर यूरोपीय यूनियन या अमेरिका या दूसरे इंसानी हकूक के जो इदारे हैं वो भी अगर रिएक्शन इसी तरह से देते तो ये बेहतर होता। आपने ये भी बताया कि मुस्लिम मुल्कों में भी प्रो इजराइल और एंटी इजराइल जो मुल्क हैं उनके भी रिएक्शन अलग अलग किस्म के आए हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है चूंकि ये मुल्क भी जो प्रो इजराइल मुस्लिम मुल्क हैं वो भी अपने लोगों के रिएक्शन से, अपने लोगों के जज्बात के वजह से मजबूर होकर के ये बयानात देते हैं, नहीं तो अंदर से तो वो वही हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होने से पहले यूएई में 1 साल पहले से रिपोर्ट है कि वो अंडरग्राउंड बाकायदा इजराइल की छावनी बननी तैयार शुरू हो गई थी। तो दिल तो उनके वहां मिले हुए हैं लेकिन वो मजबूर हैं अपने लोगों के रिएक्शन से। ये बहरहाल बहुत ही अहम है। जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां की हुकूमतें भी अपने मुल्क के लोगों से खौफजदा हैं, ये भी एक चीज सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब,
آپ کو بہت لوگ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اور بہت ہی بے باک انداز میں آپ اپنی بات کرتے ہیں, اور جیسا کہنا چاہیے کہ گراؤنڈ زیرو والی انفارمیشن بھی آپ سے مل جاتی ہے, جو اس ٹاپک میں تو خاص طور پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں آپ خود موجود تھے ڈیبیٹ میں, وہ ایشو اب دنیا بھر کا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.